चलो आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लिया था, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समझ में आया। क्या होता है सिंगल बॉन्ड? जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक, ये वाला आगे कर लिया था आपने, पढ़ लिया था। कैसे कैसे हमने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को देखा, ऑक्सीजन को देखा और नाइट्रोजन को देखा। हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन गैस बनती है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक, ऑक्सीजन गैस बनती है तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये हमारे अगर कभी आ जाए कि हम 3 गैसेस बताओ जिनमें अलग अलग सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक, ये मैं मान के चल रही हूँ कि ये समझ में आ गया होगा पीछे का, है ना। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अपर रूप। क्या नाम होता है? अपर रूप। मतलब है तो एक ही चीज़ लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल गया है। मतलब वो जिस तरीके से जुड़े हैं ना आपस में, वो स्ट्रक्चर बदल गया है। स्ट्रक्चर बदलने के कारण वो डिज़ाइन बदल गई है, डिज़ाइन बदलने के कारण उसका रूप बदल गया है, रूप बदलने के कारण उसका गुण बदल गया है। ठीक, तो क्या एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के? The element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties। कह रहे हैं एलिमेंट जो कार्बन है वो नेचर में बहुत तरीके से दिखाई पड़ता है, और उसकी क्या चीज़ें बदल जाती हैं बार बार? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जिनको हम 5 सेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल मतलब वो चीज़ दिखने में कैसी लगती है, कान से उसकी आवाज़ सुनने में कैसी लगती है, हाँ यस, ठीक है, टेस्ट में कैसा है। ठीक है, ये जिन भी चीज़ों को हम 5 चीज़ों से सेंस कर सकते हैं, 5 सेंसेस से सेंस कर पाते हैं, उन्हें हम कह रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर कह रहे हैं अच्छा, तो कार्बन के क्या क्या एलोट्रॉप्स हैं, पता है आपको? नहीं पता है? हीरा और कोयला दोनों एक ही चीज़ें हैं। हीरा, हाँ, और तो और जो आप जिस पेंसिल से लिखते हैं ना, जो पेंसिल की लीड होती है ना अंदर, वो भी कार्बन है। दैट इज़ कॉल्ड ग्रेफाइट। तो कार्बन के 3 अपरूप कौन से? एक तो कोयला, कोक, ठीक है, दूसरी चीज़ डायमंड, हीरा, और तीसरी चीज़ ग्रेफाइट। और तीनों चीज़ें एकदम अलग दिखाई पड़ती हैं, एकदम अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। काला एकदम कोयला और एकदम चमकदार हीरा। ठीक है, सो कह रहे हैं द एलिमेंट कार्बन ऑकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वैरिंग, कहाँ एक काला, कहाँ एक सफ़ेद, ठीक है, कहाँ एक चमकदार। मतलब बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। तो कह रहे हैं चाहे ये ग्रेफाइट है और चाहे हमारा हीरा है, दोनों किससे बने हुए हैं? कार्बन एटम से। सेम कार्बन एटम है, लेकिन द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। ठीक है, लेकिन ये रूप का जो बदलाव है किसके कारण है? जिस तरीके से वो एटम सजे हुए हैं एक एलिमेंट को बनाने के लिए, उस सजावट के कारण ही चेंज दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा तो चलो समझते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। हेक्सागोनल मतलब जिसके 6 फेसेस हो। One of these bonds is a double bond and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by hexagonal arrays being placed in layers one above the other. अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, समझने के लिए डायमंड को छोड़ के पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट देखो, कार्बन की कितनी वैलेंसी है? एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। कल ही तो देखी थी, है ना। तो कार्बन की वैलेंसी 4। अब देखो कैसे कैसे सजे हुए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को देखा जाए, जितने ही हमारे पास ब्लू कलर के एटम्स दिख रहे हैं, है ना, इनको देखेंगे तो एटम देखो 4 तरफ से जुड़ा हुआ, सबके 4-4 हाथ दिख रहे हैं। ध्यान से देखो, दिख रहे हैं? हर एक कार्बन 4 हाथ हैं उसके, देखिए स्ट्रक्चर देखो। अब कह रहे हैं लेकिन इसमें खासियत क्या होती है? ऐसे ये लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। कुछ कार्बन एक लेयर पे है और
कुछ किया कार्बन दूसरे लेयर पे, और ये जो एक दूसरे के बीच में है ना, ये देखो हल्के हल्के डॉटेड डॉटेड बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, ठीक। तो कह रहे हैं जब तुम लिखते हो ना तो एक्चुअली क्या होता है, वो पेंसिल का जो कार्बन है ना वो स्लिप होता चला जाता है, क्योंकि ये बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, इतनी आसानी से टूटते चले जाते हैं, ठीक। समझ में आया? इसलिए आप पेंसिल से क्या करते हो, आप पेंसिल चलाते हो, पेंसिल चलती जाती है, ये वाले बॉन्ड टूटते जाते हैं, और वो पेंसिल की जो कार्बन है वो आपकी कॉपी पे छपता चला जाता है उसी जगह पे, फिर वो नहीं हटता, क्योंकि आपने क्या किया, वो जो लेयर ये ऊपर वाली लेयर है ना, ये आपकी कॉपी पे लिख गई है, और ये जो थे बॉन्ड्स, इसकी वजह से वो पेंसिल चल रही थी, क्योंकि ये बॉन्ड्स टूटते चले जा रहे थे। समझ में आया? और याद आया, हमने कल ये भी पढ़ा था कि हमारी जो नोटबुक है होती ये भी क्या है, कार्बन से ही बनी हुई है, ऑर्गेनिक है, जाके उस पर चिपक जाते हैं रफ सरफेस की वजह से, ठीक। समझ में आया? मज़ेदार है ये। तो कार्बन के 3 हमारे पास अपर रूप या एलोट्रॉप्स होते हैं। एक तो हमारे पास कोक है ना, कोयला, दूसरा डायमंड और तीसरा ग्रेफाइट। फिर हम लोग डायमंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डायमंड के बता रहे हैं, डायमंड के बारे में। डायमंड में भी देखो कैसे एक दूसरे के ऊपर उभरे लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई वीक बॉन्ड नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि हीरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो नेचर में पाया जाता है। मतलब आप पत्थर ऐसे तोड़ोगे ना तो टूटेगा नहीं हीरा, बहुत सारे प्रेशर को सह सकता है। आपको ऐसा लगता है हीरा आसानी से शायद टूट जाता होगा, है ना, चकनाचूर हो जाएगा। हीरा जो है वो ग्लास नहीं होता, हीरे को आप हथौड़ी से ठोकोगे वो टूटेगा नहीं। ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर सह सकने वाला कौन सी चीज़ है, तो है तो कार्बन। कार्बन वैसे वीक होता है, लेकिन कार्बन का एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको हम हीरा बोलते हैं, इसीलिए हीरा इतना महंगा भी है। ठीक है, चलो। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड मतलब बहुत मजबूत, रिजिड मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो कि बड़ा मजबूती से एक दूसरे से इसके बॉन्ड्स जो हैं वो बंधे हुए हैं। ठीक है, और एक दूसरे को इस तरीके से बॉन्ड्स बने हुए हैं कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो टूटता ही नहीं है वो। ठीक है, चलो। In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. One of these bonds is a double bond, and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal arrays being placed in layers one above the other. ठीक, देखो इसमें एक तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है। बाजू में बच्चा भी लिख रहा है, वो पेंसिल से लिखते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन। फिर लास्ट में क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिंस्टर फुलरेंस, ये इस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। ये एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं C60 बकमिंस्टर फुलरेंस, इसका नाम रखा गया है। क्यों रखा गया आगे बताएंगे। These two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties. Of course, क्या different physical property है? एक चमकदार हीरा है और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। कैसा होता है, पेंसिल की लीड तो देखिए कैसी होती है, काली होती है। ठीक है, अच्छा। These two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties, even though their chemical properties are the same. क्या बात है, कह रहे हैं अगर इसकी केमिकल रिएक्शंस कराई जाए तो क्या हीरा भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, ग्रेफाइट भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, लेकिन दिखने में दोनों एकदम अलग अलग है। फिर कह रहे हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, मतलब अभी इस दुनिया में जितने सब्सटेंसेस पता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कठोर, सबसे ज़्यादा हार्ड क्या चीज़ होती है, डायमंड। नोन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, सबसे ज़्यादा मजबूत एक तरफ हीरा है और दूसरी तरफ ये कैसा है, ये स्लिपरी है। आपने कभी पेंसिल की नोक ऐसे से हाथ में लेके करी है, ये काली हो जाती है, इतना स्लिपरी है वो, इतना सॉफ्ट है कि वो अपने आप ही लेयर्स निकल के हाथ में आती हैं। ठीक है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। इसका एक्सपेरिमेंट जनक सर आपको इस आने वाले फ्राइडे को कराएंगे।
क्या कह रहे हैं कि देखो वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते, होते हैं क्या, मिट्टी लकड़ी ये सब होते हैं क्या, नहीं होते हैं। लेकिन कह रहे हैं अरे कार्बन की एक चीज़ है ग्रेफाइट, जो कि क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये नेचर में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, बढ़िया। तो जनक सर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, फिर आप देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। फिर कह रहे हैं और तो और इंसान ने भी ये समझ लिया है कि वो कैसे बने हमारे पास ये डायमंड्स कैसे बने। पता है कैसे बने डायमंड्स? नहीं पता है। कहाँ से निकलते हैं डायमंड्स? कोयले की खान से। जो वो होती है, याद नहीं आ रहा उसका नाम। कोल माइंस, ठीक है, हाँ वहाँ से निकलते हैं। कोयला कैसे बना? बहुत साल पहले धरती पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे। अब आप ये मान लीजिए भूकंप जैसा कुछ आया और उसके कारण क्या हुआ, धरती जो ऊपर की चीज़ थी वो नीचे और नीचे की जो चीज़ थी वो ऊपर आ गई। ठीक, अब ऊपर से धरती का प्रेशर पड़ता रहा, उस पर पड़ता रहा। जो लकड़ी थी ये सब चीज़ों पे इतना प्रेशर पड़ा कि उन सब से जो उनका एक ऑयल था ना वो निकल के इकट्ठा हो गया और इससे बना पेट्रोलियम ऑयल। जो आप पेट्रोल यूज़ करते हैं ना, ये फॉसिल फ्यूल्स इसको क्यों बोलते हैं? जल्दी आइए। इसको फॉसिल फ्यूल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये फॉसिल मतलब मरे हुए जीवाश्म, मतलब हम सब मर जाएं, मर के धरती पर बिछ जाएं और उसके बाद धरती पलट जाए। ठीक है, फिर धरती की जो ऊपर आई वाली मिट्टी का प्रेशर पड़ेगा नीचे कि नहीं पड़ेगा, तो हम सबका कहते हैं ना कचूमर निकल गया, हम सबका तेल निकल जाए। हमारे शरीर में जो भी फैट का हिस्सा, कुछ तो फैट का हिस्सा है ना हमारे शरीर में, वो फैट का हिस्सा निकल के, बाकी तो क्योंकि मिट्टी हो जाएगा सब, जो फैट का हिस्सा निकल के एक जगह जाके जमा हो गया और इसको हम बोलते हैं तेल का कुआं। समझ में आया? वही तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब फॉसिल मतलब मरे हुए जीवों के शरीर का जो फैट है, जो पेड़ पौधों का फैट है, जो निकल के एक जगह जमा हो गया क्योंकि सब एक जगह जाके दब गए थे प्रेशर की वजह से। कभी प्रेशर तो कोई पत्ती में भी अगर ऐसे प्रेशर दे के मसल दो ना, उसमें से उसका सत्व निकल आता है, ऐसे ही सब निकल के एक जगह जमा हो गया, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। और वो हम निकाल के भी जला रहे हैं, तेल ही तो है अल्टीमेटली। ठीक है, चलो सो कह रहे हैं अब हमने समझ लिया डायमंड कैसे बना, तो डायमंड ऐसे ही बना। ठीक, तो प्रेशर पड़ रहा था धरती पर, प्रेशर पड़ते बहुत सारा जो प्रेशर पड़ा, कुछ एक जगह पे नॉर्मल प्रेशर पड़ा, वहाँ पर क्या बना, कोयला। ज़्यादातर जगह ऐसा ही था, लेकिन कहीं पर इतना प्रेशर था जिसके लिए बात ही मत पूछिए, वहाँ डायमंड बन गया। इतना प्रेशर सह लिया, वो डायमंड बन गया। मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे डायमंड इज दैट कोल विच स्टक टू द रिक्वायर्ड प्रेशर फॉर द गिवन टाइम। समझ में आया? और ये मैंने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ था, पहली लाइन, डायमंड इज दैट कोल। देखिए जैसे टीचर भी आपके ऊपर प्रेशर डालती है, सम स्टूडेंट्स स्टिक बाय इट, दे बिकम द डायमंड्स। सम स्टूडेंट्स दे आर लाइक प्रेशर नहीं ले पा रहे हम, they remain the coal। समझ में आई बात? डायमंड इज दैट कोल विच स्टक टू इट्स जॉब, मतलब जो हारा नहीं, वो दबाव झेलता गया और झेलने के लिए उसने क्या किए, अपने अंदर स्ट्रक्चरल बदलाव किए, और ऐसे बदलाव करते अंत में क्या बन गया, वो हीरा। कोयले की कोई कीमत नहीं है और हीरा सबसे महंगा बिकता है। ठीक, तो कह रहे हैं ये बात हम समझ गए। अब क्या हो रहा है, लैब में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज मतलब टू मेक आर्टिफिशियली। ठीक है, यहाँ पर तो डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। वाओ, समझ में आया? प्योर कार्बन लीजिए, कार्बन मतलब क्या, धूल मिट्टी यही सब। ठीक है, एशेस, प्योर कार्बन, इसको लीजिए, लैब में जाइए, खूब सारा वहाँ टेम्परेचर बढ़ाइए और खूब सारा प्रेशर डालिए, तो वो क्या बन जाएगा, हीरा बन जाएगा।
और आपको पता है हम में से हम सभी वो कभी ना कभी आपने पहना होगा या पहनते होंगे, जानते हैं क्या बोलते हैं आप उसको? अमेरिकन डायमंड्स। सुना है, नहीं सुना है? सुना है। या जरकोनियम बोलते हैं उसको, जरकन कहते हैं ना, जरकन का ये है, नेकलेस है, ईयर रिंग्स हैं, वॉट याद आया कुछ? दीज आर वॉट, या एडी बोलते हैं शॉर्ट में कि एडी का सेट है, ऐसे बोलते हैं। और दीज आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड डायमंड्स। ठीक, अच्छा है, एक तरीके से देखा है तो ये बहुत अच्छा तरीका है मुझे लगता है। डायमंड्स पहनने हैं, ठीक है पहनो, लेकिन बना लो अपना, ऊपर ही मिल रहा है सामान, प्रेशर डालो डायमंड बन गया। हाउ इजी इज़ दैट? क्यों जरूरी है कि जाके नीचे धरती का पेट फाड़ो और उसके अंदर से कोयला निकालो, फिर वहाँ से कहीं खोजते जाओ? आपको पता है कितने लोग मारे गए, कितनी बुरी हालत होती जस्ट टू गेट सम डायमंड्स फ्रॉम द माइंस। आपको पता है किस जगह पे सबसे ज़्यादा डायमंड्स मिलते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका इज द लैंड ऑफ डायमंड्स। वंस अपॉन अ टाइम इंडिया वॉज ऑल्सो द लैंड ऑफ डायमंड्स। सबसे बड़ा डायमंड यहाँ पर ही मिला था ना, कोहिनूर। बढ़िया, चलो। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। और आपको बताऊँ आजकल एक ट्रेंड चला है, जैसे लोगों के मम्मी पापा या किसी बहुत जिसको चाहते हैं उनकी डेथ हो जाती है ना, उसके बाद डेथ होने के बाद क्या जला दिया उनको, फिर जो राख होती है वो राख होती यूजुअली वो क्या होती है? प्योर कार्बन, एशेस जो होते हैं। उसको आजकल एक ट्रेंड हुआ है, वो ट्रेंड ये है कि वो एशेस को जाके लैब में देख के आते हैं और फिर वो उनके मन चाहे शेप का ना उसमें से डायमंड बना के उनको दे देते हैं। Then people wear and they call it, you know, I'm wearing my mother or I'm wearing my father. To us it is a little bit funny, but in US and UK and ये जितने बड़े बड़े ऐसे developed countries है ना, वहाँ पे it's a regular and accepted way of showing love। हमारे यहाँ तो हम लोग गंगा जी में प्रवाहित करने जाते हैं, ठीक है। चलो, These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds। वाओ, तो कह रहे हैं ये कैसे होते हैं? छोटे छोटे ही बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े डायमंड्स आप नहीं बना पाओगे लैब में। आपने कभी नहीं देखोगे इतने बड़े बड़े अमेरिकन डायमंड्स, जरा जरा सही होता है ना अमेरिकन डायमंड्स हमेशा। तो कह रहे हैं बिल्कुल होते छोटे छोटे, लेकिन आप किसी भी तरीके से पता नहीं लगा पाएंगे कि ये असली डायमंड है या नकली डायमंड है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अपन लोग जब खरीदने जाते हैं ना, तो डायमंड के भाव में हम अमेरिकन डायमंड्स खरीद के आते हो, ठीक है। ओके, फुलरेंसेस फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। फिर कह रहे हैं एक और टाइप के एलोट्रॉप्स फॉर्म होते हैं, उनका नाम है फुलरेंस, ठीक है। फुलरेंस और कई प्रकार के भी फुलरेंस होते होंगे, उसमें से एक ये है हमारे पास C60 बकमिंस्टर फुलरेंस, एक ये टाइप है। फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60 या कार्बन 60, विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। वाओ, समझ में आया? तो ये बकमिंस्टर फुलरेंस की क्या खासियत है? इसका शेप कैसा है? फुटबॉल जैसा, ठीक। Since this looked like a geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene। तो कह रहे हैं कि भाई एक US आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक जियोडेसिक डोम बनाया था, एक कोई स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। वो ऐसा ही दिखता था, तो जब देखा गया उसका स्ट्रक्चर और उन्होंने जो आर्किटेक्चर बनाया था वो सेम टू सेम थे। तो जब ये पाया गया इसके स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया? बकमिंस्टर फुलरेंस। नाम ऐसे ही पड़ गया इसका, ठीक, समझ में आया? तो एलोट्रॉप्स क्या हैं? अपर रूप ऑफ कार्बन। कार्बन अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्स में जुड़ जाता है, अब जुड़ने के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एकदम बदल जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हालांकि सेम रहती हैं, ठीक। इसका नाम है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60 बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक। इसके बारे में हमारी बातचीत हुई। आगे बढ़ते हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल मतलब मैनी टाइप्स, बहुत कुछ करना जानता हो। जैसे क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रोशनी इज अ वर्सटाइल पर्सनैलिटी। मतलब क्या हुआ?
वर्सेटाइल है मतलब विविधता है। विविधता है मतलब उसको डांस भी बहुत अच्छा आता है, उसको खाना बनाने भी बहुत अच्छा आता है, उसको उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है ना, और इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्सेटैलिटी। विविधता, ये नहीं कि एक ही क्षेत्र में सिर्फ गहरे, हर एक क्षेत्र में जहाँ जा रहे हैं वहीं पर ही, दिस इज कॉल्ड वर्सेटैलिटी। गॉट इट। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब कार्बन क्या करेगा, ये तो गा नाच नहीं सकता, ये क्या करता होगा, ये तरह तरह सबके साथ तरह तरह के नए नए बॉन्ड्स बनाता होगा, इसके पास यही करने के लिए और क्या करेगा इससे ज़्यादा, ठीक है। तो कह रहे हैं वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड मिथेन। मिथेन का स्ट्रक्चर याद है, पता है मिथेन क्या होती है? मिथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। तो कार्बन के हमारे पास 4 जगह वो शेयरिंग कर सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, इसका स्ट्रक्चर का नाम है CH4। इसको कौन सी गैस के नाम से जानते हैं? मिथेन गैस। मिथेन गैस को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मिथेनॉइक। नो, मार्श, नहीं मार्श गैस, ठीक है। मार्श गैस दलदलों में निकलती है, ठीक है, दलदल वाली गैस बोलते हैं इसको। ओके, फिर कह रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। हमने शुरू में देखा हर चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सब कार्बन से ही तो बनी हुई है, ठीक है। द numbers of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be in millions. wow, कह रहे हैं कितनी चीज़ें पता है कार्बन से जो बनी हुई है? मिलियंस। मिलियंस मतलब 10 लाख की संख्या में है, मतलब 50 लाख 60 लाख इतनी चीज़ें उनको पता है जो कि कार्बन स्ट्रक्चर से बनी हुई है। सब चीज़ें लगभग कार्बन स्ट्रक्चर से बनी हुई है, यहाँ तक कि जो प्लास्टिक है ये भी कार्बन के स्ट्रक्चर से बनी हुई है, ठीक है। तो कह रहे हैं इतनी चीज़ें तो साइंटिस्ट को पता है। दिस आउट नंबर्स बाई अ लार्ज मार्जिन ऑफ द कंपाउंड्स, लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म बाई ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। कह रहे हैं 60 मिलियन चीज़ें बना रखी हैं कार्बन ने अपने स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कर करके, नए नए दोस्त बना करके, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे ज़्यादा नेचर में किसने बना रखी हैं अपनी चीज़ें? कार्बन ने बना रखी। सबको एक साथ कर दो और कार्बन अकेला का फिर कार्बन जीत जाएगा, उसने इतने ज़्यादा नए नए स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं। ओके, व्हाई इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट? तो कह रहे हैं ऐसा क्यों है, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो है वो आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में। द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। 2 फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर। कह रहे हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बता रहे हैं 2 बातें। कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो कह रहे हैं एक तो सबसे अच्छी बात ये कि कार्बन इसके भी 4 और दूसरे कार्बन के भी 4, तो अपने ही में बना लेता है फटाक से बॉन्ड, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अच्छा, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठीक पूछा जाता है व्हाट इज कैटेनेशन, कहते हैं ये तो पढ़ा ही नहीं था क्योंकि जरा सा लिखा हुआ है और भूल जाता है, ठीक है। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन मतलब कार्बन का अब कार्बन के साथ ही जुड़ जाना, इसी का नाम है कैटेनेशन। These compounds may have long chains of carbon, branched chains of carbon or even carbon atoms arranged in rings, ठीक है। In addition, carbon atoms may be linked by single, double or triple bonds. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated carbons. कह रहे हैं इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसका नाम हमने रखा है सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त है, संतृप्त मतलब अब ये थोड़ा कम टूटेंगे। अगर डबल बॉन्ड बना रहता है ना तो डबल बॉन्ड में कहते हैं यार ये डबल बॉन्ड ठीक नहीं, डबल बॉन्ड आसानी से टूटता है और टूट करके वो कोशिश करता है कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और उससे भी ज़्यादा अनसैचुरेटेड होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को कोशिश करता है कि डबल में टूट जाए और डबल बॉन्ड कोशिश करता है कि सिंगल में टूट जाए। अगर सिंगल में है तो फिर वो जल्दी नहीं टूटता, लेकिन आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में तो फिर भी जल्दी टूट जाएगा, ठीक। तो एक सिंपल प्रॉपर्टीज हम दे रहे हैं। थर्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड में आने के लिए उत्सुक रहेगा, सेकंड डबल वाला सिंगल बॉन्ड में आने के लिए उत्सुक रहेगा। दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन एंड दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब अतृप्त हैं, अब इनकी तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति कब होगी? जब ये ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक
ठीक है, अब आप इसको खुद से फिर पढ़ेंगे दोबारा, फिर आपको समझ में आएगा। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। कह रहे हैं ऐसे तो देखा जाए तो एच भी बना लेता है, अपने से ही जुड़ जाता है, हाइड्रोजन बनाता है, O भी अपने से जुड़ के ऑक्सीजन बनाता है, N भी ऐसे, लेकिन अब ये इतना ही बना के रह जाते हैं। और कार्बन अपना एक नई कहानी, एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, तीन का लंबी लंबी बड़ी बड़ी चेनें बना के रखी हुई हैं कार्बन ने, ठीक है। जैसे प्लास्टिक उसमें से एक उदाहरण है, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको, ये पहले 9th-10th के सिलेबस में हुआ करता था, ठीक है। चलो सिलिकॉन, उसके बाद कह रहे हैं सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। तो यहाँ तो एक एक दो दो ऐसे ही लगे हुए हैं, ऐसे सिलिकॉन जो सिलिका होता है, ठीक है, सिलिकॉन क्या करता है अपने साथ 7-7 8-8 एक साथ लगे पड़े हैं सब, ठीक, और सब मिलके अपना ही भाईचारा मना रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, अपनी कम्युनिटी बना रखी है, ठीक है। ओके, silicon forms compounds with hydrogen which have chains of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive। रोशनी पंखा बंद कर दो बेटा। तो कह रहे हैं but these compounds are very reactive, है ना। रिएक्टिव क्यों है? कोई भी चीज रिएक्टिव किस लिए है? सारा एक्शन किस लिए है? अरे नहीं भाई, कल अपन बात किए थे, ये जिंदगी की भी यही कहानी है, केमिस्ट्री की भी यही कहानी है। सारा एक्शन स्टेबिलिटी के लिए है, ठीक है। तो कोई ये सारा ये डबल ये टूटता क्यों है? ताकि स्टेबिलिटी मिल जाए उसको। स्टेबिलिटी यहाँ मिल जाती सिंगल बॉन्ड में तो सैचुरेटेड हो, संतृप्त हो जाता है, नहीं तो एक्टिविटी करता रहता है। पहले ट्रिपल से डबल में टूटेगा, डबल से सिंगल में टूटने की कोशिश करता रहेगा, तब तक वो रिएक्टिव रहेगा जब तक कि सैचुरेटेड ना हो जाए, ठीक है। चलो, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। तो कह रहे हैं सिलिका और हाइड्रोजन इनके तो उतने स्टेबल नहीं होते, लेकिन कार्बन वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि हल्के फुल्के होते हैं ना, इसलिए। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स with many carbon atoms linked to each other, ठीक। दूसरी बात कह रहे हैं since carbon has a valency of 4 it is capable of bonding with the 4 other atoms। तो कह रहे हैं एक तो ये मजेदार बात है कि इसके 4 हाथ है, माने ये 4 लोगों से दोस्ती कर सकता है, 4 अलग अलग लोगों से दोस्ती भी कर सकता है ना। एक तरफ हाइड्रोजन को जोड़ लिया, एक तरफ ऑक्सीजन को जोड़ लिया, एक तरफ नाइट्रोजन को जोड़ लिया, दूसरी तरफ और चौथी तरफ कार्बन को जोड़ लिया, तो ये एक नई वैरायटी बन जाएगी, है ना। जैसे हमारे पास H के पास अगर देखा जाए तो हमेशा इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एक ही किसी के साथ जुड़ के बना पाएगा, लेकिन जिसके पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो वो क्या है, नए नए टाइप के स्ट्रक्चर बनाने लग जाएगा। दिख रहा है प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? 4 गुनी से ज़्यादा बढ़ गई, 4 गुनी में वैरायटी हो सकती है इसके आगे, ठीक है। तो ये है वर्सटिलिटी का रीज़न। चलो ओके, बस आगे यही लिखा हुआ जो मैंने बोला, सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4 इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। अब ये क्या मतलब हो गया मोनोवैलेंट? मोनो मतलब एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब जो क्या बना पाए, सिंगल बॉन्ड, जो एक इलेक्ट्रॉन दे दे या ले या साझा कर ले, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule। तो कह रहे हैं कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसमें क्या क्या ज़्यादातर जुड़ा दिखाई पड़ता है, एक तो ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ये तीनों हवाएं हमारे पास उपलब्धि रहती हैं हवा में, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रॉपर्टी के नए नए हमारे पास एलिमेंट्स बनते चले जाते हैं। फिर कह रहे हैं अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। और फिर कह रहे हैं कि भाई एक मज़ेदार बात ये कि ये बनाता तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये काफ़ी स्टेबल बॉन्ड्स हैं, आसानी से नहीं टूटते हैं, ठीक है।
वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज, है ना, जैसे मैंने कहा छोटा सा है, हल्का फुल्का, सबके साथ दोस्ती करता घूमता है, ठीक है. Okay, this enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electrons strongly. The bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker. ठीक है ना. इसलिए सिलिका वगैरह जो होते हैं उससे उतने स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं, वीक होते हैं, टूटते जाते हैं, इससे स्ट्रांग बन जाते हैं. फिर कह रहे हैं मोर टू नो, चलो कहते हैं और देखा जाए. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावैलेंसी. इसका क्या मतलब हो गया? मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब एंड टेट्रा मतलब 4. टेट्रावैलेंट. मान लो ऐसे कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहीं पे वर्ड आ सकता है, ठीक है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट. आप सोचेंगे व्हाट डज दैट मीन? टेट्रा मीन्स 4, ठीक है. सो द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन. क्या होता है कैटिनेशन? क्या होता है कैटिनेशन? अपने ही साथ जुड़ जाना, कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ जाना, कार्बन का कार्बन के कई सारे कार्बन के साथ जुड़ जाना, है ना, दिस इज कैटिनेशन. ठीक है. तो इट इज टेट्रावैलेंट and it has the property to catenize. Put together give rise to a large number of compounds. Many have the same non-carbon atom or groups. देखो जो पीछे पूरा ये पेज समझाया ना, इस पूरे पेज को एक लाइन में लिख दिया कि ये क्यों इतने सारे एलिमेंट्स फॉर्म करता है. बिकॉज ऑफ टू प्रॉपर्टीज, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन. ठीक है. सोचो एक नंबर में आ जाए तो इतना लिखेंगे और 3 नंबर में आ जाए तो इतना लिखेंगे, दोनों सेम बातें लिखी हुई हैं. ठीक है. ओके. मेनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू टू डिफरेंट कार्बन चेन्स. These compounds were initially extracted from natural substances and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system. That is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. Frederick Wöhler disproved this in 1828 by preparing urea from ammonium cyanate. But carbon compounds except for carbides, oxides of carbon, carbonate and hydrogen carbonate salts continue to be studied under organic chemistry. तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि पहले लगता था कि जो नेचर में ही केवल फॉर्म हो सकते हैं, मतलब कोई प्राण ऊर्जा, कोई बड़ी ऊर्जा चाहिए तभी ये सारी चीज़ें बनेंगी जो ऑर्गेनिक है, मतलब कार्बन के. लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए जो थे फ्रेडरिक वूलर, है ना, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है. तो जो हमारे पास यूरिया है ना, उसका फॉर्मूला होता है CONH2. ठीक है, NH2CONH2. ठीक है, NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला होता है. ठीक है. यूरिया जानते हैं क्या चीज़ होती है? हाँ, यूरिया खाद होती है. आपके पेशाब में यूरिया पाई जाती है. ठीक है. यूरिया जो होती है वो बॉम्ब में भी होती है, जो बॉम्ब फेंके जाते हैं उसमें भी होती है. ठीक. इसी से वर्ड आता है हमारे पास यूरिन. यूरिन से वर्ड आया यूरिया. ठीक है. जो पेशाब में जो स्मेल होती है ना, सेम स्मेल यूरिया की भी होती है खेतों में. अभी आप नोटिस करिएगा. ठीक है. तो कह रहे हैं पहले ऐसा लगता था कि भाई ये मानव के शरीर में बनने वाली जो यूरिया या यूरिन है हमारे पास, तो लगता था कि और किसी तरीके से नहीं बनाई जा सकती होगी. लेकिन और ये कहा गया कि जो कार्बन वाले जो चीज़ें होती ना, ये बना नहीं सकते शायद लैब में, ऐसा सोचते थे. लेकिन फिर ये आए फ्रेडरिक वूलर, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है. तो इन्होंने अमोनियम साइनेट से यहाँ पे CNN लगा देंगे तो अमोनियम का साइनेट बन जाता है. तो इन्होंने इससे क्या कर दिया, अमोनियम साइनेट से ये यूरिया बना दिया. तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि नहीं भाई देखो, केवल सारा खेल किस बात का है? सारा खेल इस बात का है कि कोई रिएक्शन, द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट बन जाएगा. इसमें कोई परमात्मा या और कोई शक्ति काम नहीं कर रही है ऐसी. ठीक है, ऐसी बात है. ठीक है. चलो, कह रहे हैं कि बस फिर, लेकिन कह रहे हैं फिर भी इतना होने के बावजूद भी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, एक्सेप्ट कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स, है ना,
कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दो प्रकार की केमिस्ट्री कही गई, एक तो है कौन सी, हाँ इनऑर्गेनिक, और दूसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये दोनों को अलग अलग ब्रांच, पहले लगता था ऑर्गेनिक के जो चीज़ें हैं वो नेचुरली होने वाली चीज़ें हैं, जो नेचर की केमिस्ट्री है, लेकिन फिर देखा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, इसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक जो आप लैब में बनाते हैं। और आपको पता है अब तो आप जाने ना जाने क्या क्या बना रहे हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं वो माँ का दूध उनको नहीं मिल पाता है, किसी कारणवश नहीं मिल पाता है ना, जैसे कि जब पैदा हुए तो पता चला ऑपरेशन से पैदा हुए इस कारण से, तो डॉक्टर तुरंत लिख के देखता है सिंथेटिक मिल्क फार्मूला। आपको पता है दूध सिंथेटिक होता है, उसको फिर गर्म पानी में मिक्स करो और उसके बाद वो दूध बन जाता है। सिंथेटिक होता है मतलब ये जो हम लोग अमूल का मिल्क पाउडर लाते हैं वो नहीं, वो मिल्क पाउडर तो मिल्क से ही बनता है, लेकिन जो बच्चे को पिला रहे हैं वो कैसा है, वो बिल्कुल सिंथेटिक है, मतलब लैब में बनाया गया। तो बच्चा पैदा हो उसको लैब में बनाया हुआ दूध पिलाया जा रहा है। कल्पना कर रहे हैं आप? मैंने देखा है, पिलाया था मेरे चाचा ने। हाँ यस, आपने देखा है? नहीं देखा है, खैर अभी भी यहाँ खूब धड़ल्ले से पिलाया था। अभी तो पहली बार ही लोग सुन देंगे अरे बाप रे सिंथेटिक मिल्क पिलाना पड़ेगा। खैर अच्छा, और आपको बताऊं, आप लोग जो टॉफ़ियाँ खाते हैं ना, टॉफ़ी वो कहते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और ये है फलाना, आपको क्या लगता है स्ट्रॉबेरी देते हैं आपको 50 पैसे 1 रुपए में? कहाँ से आते हैं वो स्वाद? केमिकल्स हैं, प्योर केमिकल्स हैं, ठीक है, उसमें कोई आपको फल नहीं खिलाए जा रहे हैं, ठीक है। मिरिंडा पीते हैं तो उसमें आपको क्या लगता है? यू थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ जो भी आपका ये है ऑरेंज जूस है उसमें, नहीं है? ठीक, पता है आपको कुल मिला करके, ठीक समझ गया। चलिए इसके बाद आ गया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये अब आप अपने आप से पढ़ लेंगे, सिर्फ वही बात है। क्या बात है इसमें? सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोल रहे हैं, और जो उससे ज़्यादा है डबल ट्रिपल अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है और थोड़ा समझ लेते हैं, एक चीज़ समझ लेते हैं, चेन ब्रांच। देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसा जुड़ा, इसका नाम है चेन। ऐसे ऐसे ये जो हैं ये सब क्या है, इसकी ब्रांच। और अगर ऐसे जुड़ जाए, एक दो तीन चार पाँच, दिस इज कॉल्ड रिंग। इसमें कुछ पहचानने में कठिन तो नहीं है ना? खत्म, ठीक। तो आप इसको पढ़ लीजिए, बस पढ़ के देखिए। एल्केन एल्कीन एल्काइन याद है? रोशनी, सिंगल बॉन्ड वाले रहते हैं तो उसका नाम होता है एल्केन, डबल बॉन्ड वाले हो जाते हैं तो एल्कीन और एल्काइन। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एल्क क्यों बोलते हैं? यहाँ पर एल्किल ग्रुप के वो चीज़ें लगी रहती हैं, CH2 CH3 इस तरह से, इसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब आप पढ़िए। हाँ क्या? ON ऑल, वो बेटा सफिक्स और प्रीफिक्स रहते हैं, ये इतना पढ़ लो फिर इसके आगे पढ़ाते हैं सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, क्यों रखे जाते हैं। देखो आप पूछ लिए तो थोड़ा सा आज ख़त्म करने से पहले बता देती हूँ, क्योंकि इसके बाद नॉमेनक्लेचर ही पढ़ाना है, ठीक है, फिर बस उसके बाद रिएक्शन। तो इतने सारे 50 मिलियन चीज़ें मिल गई होंगी कार्बन की, तो सोचो आदमी भी सोच रहा हो कितने नाम रखेंगे इसके, है ना। जैसे अभी 1-2 बच्चे हैं तो खूब सोचा जाता है कि इसका नाम क्या रखें, नाम क्या रखें, सोचा जाता है, सब तरीके से सोच विचार के रखा जाता है। और अपने पास कोई हिसाबी किताब ना हो, कितने पैदा होने वाले हैं, जैसे जानवरों में ठीक है, मुर्गे के बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कल्पना करिए 50 मिलियन आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के आपके पास पता चल गए। आपको क्या लगता है कैसे नाम दिए जाते होंगे इनके? एक का नाम महेश, तो दूसरे का सुरेश, तीसरे का रमेश, चौथे का दिनेश, ऐसा ही चलेगा और कैसे चलेगा? नहीं तो राम प्रकाश, ओम प्रकाश, वेद प्रकाश,
सूर्य प्रकाश, और क्या ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो जब नेचर में पाया जाने लगा, सी ऑर्गेनिक वाले के नाम उसके हिसाब से थोड़े बहुत रख दिए गए, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये वो हाइड्रोजन सल्फेट, ऐसा वैसा, ठीक। इसमें कह रहे हैं यार ये तो बार बार सब कार्बन हाइड्रोजन का ये सब एक ही टाइप के लग रहे हैं, कैसे पहचानेंगे, कैसे नाम बताएंगे। फिर जाके एक IUPAC नाम की एक संस्था ने कहा भाई हम तुमको बताते हैं नाम कैसे रखना है। उन्होंने कहा नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर मतलब नाम रखने की पद्धति, है ना। जैसे भी नाम रखा जाएगा तो लड़की है तो मिस लगा देना, लड़का है तो मिस्टर लगा देना, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। लास्ट में जिसके घर से हैं उनके पापा का जो सरनेम है वो लगा दीजिएगा, किसी का माहेश्वरी, किसी का यादव है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, और बीच में जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लिख देना। इसका नाम है नॉमनक्लेचर, जो सबसे कठिन लगता है। आई एम श्योर आपको वो कठिन नहीं लगेगा, ठीक है, बट दिस इज व्हाट हैड टू बी डन बिकॉज 50-60 कितने, अब तो पता नहीं कितने हैं, देयर आर लाइक मिलियन बिलियन नोन यू नो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। क्या करेंगे, दैट्स वाई IUPAC केम इनटू पिक्चर। उसने कहा अब हम बताते तुमको, ऐसा करो ठीक है, नहीं तो पहचान नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, पढ़िए।